Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the first lecture of Unit 4th of a subject quantity estimation and construction management. Okay. We will understand about the quantity estimation in the previous units and the construction management also in the previous units. Some part of the construction management will be understood in the Unit 5, 5th unit. In this unit we will understand about the equipments. Okay. इस यूनिट में हम इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इक्विपमेंट्स क्या? वो इक्विपमेंट्स जो अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ करें, पर्टिकुलर हम उन्हीं इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मींस जो कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरतमंद है, कंस्ट्रक्शन को ईजी तरीके से बना सके, टाइम को रिड्यूस कर सकें और बहुत सारे फैक्टर को एडवांटेज मिल सके। जैसे मेनली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से जो मशीन्स होती हैं उनसे टाइम तो कम होता ही है, अपना वर्क क्वालिटी का मिलता है, एज वेल एज हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। तो हम अगर कॉस्ट रिड्यूस हो रही है किसी पर्टिकुलर थिंग के यूज़ करने से तो हम करेंगे। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। दीज इक्विपमेंट्स कौन कौन से ये इक्विपमेंट्स हमारे हैं? सॉइल को मूव कराने के लिए, सॉइल मतलब मिट्टी को मूव कराने के लिए, मिट्टी को एक्सकेवेट कराने के लिए, सॉइल एक्सकेवेशन के लिए, एज वेल एज कॉन्क्रीट प्रोडक्शन, कंक्रीट मूविंग एंड कंक्रीट प्लेसिंग। कंक्रीट का प्रोडक्शन करने के लिए एक ड्रम के अंदर कंक्रीट बनता रहे और उस कंक्रीट को हम अपनी साइड पर प्लेस कर सकें। तो इसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में एक बार एक डील करेंगे और इन इक्विपमेंट की क्या ज़रूरत है, इन इक्विपमेंट से रिलेटेड टर्म की इसकी इफ़िशेंसी कितनी है, हमें किस तरीके की कॉस्ट इसकी लगती है, ठीक है, क्या घाटा क्या नुकसान, मतलब बेनिफिट्स एंड द डिसएडवांटेज, सारे तरीके की चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ना there are various types of equipment suitable which is used for different types of construction project। बिल्कुल सही बात है, तरीके के अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे कंस्ट्रक्शन हमारे बिल्डिंग वर्क के हो। कंस्ट्रक्शन में हमारा डैम वर्क, ब्रिज वर्क, बहुत तरीके के वर्क होते हैं जिसमें जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक साइड पर जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो दूसरी साइड पर यूज हो सके, हो सकता है हो जाए लेकिन उतनी उसकी ज़रूरत ना हो वहाँ पर। ओके, उतनी इंपॉर्टेंस ना हो, तो उसके लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए अलग तरीके के इक्विपमेंट होते हैं क्योंकि वो इक्विपमेंट्स हमारे कंस्ट्रक्शन को ईजिली बना देते हैं। ना कुछ और टर्म्स देख लेते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में। नाउ अब इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन भी एक बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट के सिलेक्शन के बाद बहुत चीज़ें, बहुत टर्म्स डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे इक्विपमेंट हमारा इस कंस्ट्रक्शन के साथ आगे का भी काम आ सकता है, वो इक्विपमेंट जो हमने परचेज़ किया है, क्योंकि इक्विपमेंट्स कोई छोटी मोटी कॉस्ट का तो आता नहीं, ह्यूज कॉस्ट का आता है। तो उसको लेने के बाद क्या वो इक्विपमेंट हमारे आगे वर्क में यूज हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, एज वेल एज उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कि वो कितना प्रोडक्ट या मीन्स कितना आउटपुट दे पा रहा है, इसको भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, और उसको वही हमारी इक्विपमेंट की कॉस्ट डिसाइड करती है। अगर कोई इक्विपमेंट या कोई मशीन छोटी मशीन है, वो कम प्रोडक्ट दे पा रही है, कम अमाउंट पे दे पा रही है, उसी तरीके से उस बड़ी मशीन ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पा रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बड़ी मशीन की कॉस्ट ज़्यादा होगी। ओके, तो हमें सिलेक्शन भी इस तरीके से करना चाहिए जो हमारे आने वाली फ्यूचर वर्क और बहुत सारी टर्म्स और प्रोडक्टिविटी बहुत सारी चीज़ों पे उतरे। ओके, नाउ और उसका बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस मीन्स उसको चलाने के लिए जो कॉस्ट लगती है। फ्यूल कॉस्ट भी हमारे कॉस्ट में इंक्लूड करने पड़ती है क्योंकि वो भी तो एक खर्चा है, वो भी एक्सपेंडिचर है, तो उसको इंक्लूड करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? अगर कोई मशीनरी ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन कर रही है और उसके कंपेयर में दूसरी मशीनरी कम कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हम दूसरी वाली लेंगे क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। ओके, ऑब्वियस बात है द राइट सिलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट विल गेट द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द वर्क। बिल्कुल सही बात है, अगर सही तरीके से हम इक्विपमेंट चूज़ कर लेते हैं तो उस इक्विपमेंट से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है और अल्टीमेटली जो कॉस्ट होता है ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है वो हमारी कम हो जाती है। ओके, नाउ द अदर पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट कंसीडर्स मैनी फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, cost of equipment, depreciation, we will understand what depreciation, possibility of its future uses on the other projects, its resale value and a certain, very good। मैंने अभी जो बात की थी वही पे रिलेटेड है। जैसे इक्विपमेंट का सिलेक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ वर्क, कि हमने जो इक्विपमेंट लिया है वो क्या एक टाइप के वर्क में यूज़ कर सकते हैं कि बहुत सारे टाइप के वर्क में उसका यूज कर सकते हैं।
अगर सिंगल टाइप ऑफ वर्क में यूज़ कर सकते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट कम लगानी पड़ेगी। अगर वो इक्विपमेंट मल्टीपर्पज़ है, उसको हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, तो हम उसको परचेज करेंगे। सेकंड इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट वेरी, बहुत सही बात है। अगर हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है कि हम किसी इक्विपमेंट को खरीद सकें, तो वो भी डिपेंड करता है। अगर इक्विपमेंट की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है तो हम कैसे ले सकते हैं उसको। ओके, नाउ द अदर थिंग इज डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रीफ इन डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मीन्स होता है, कोई भी चीज़ समझो, हम डेप्रिसिएशन मीन्स the reduction of money, reduction of value of the particular thing or a machine after time, मतलब with time। समझो कैसे कि समय के साथ किसी भी चीज़ पे पैसे में कमी आना, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं घिसाव, पैसे में कमी आना, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे हमने कोई बाइक ली या गाड़ी खरीदी, वो एज्यूम फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ की आई। अब इसका हमने 1 साल यूज किया, 1 साल यूज़ किया, क्या ये बाइक या गाड़ी 1 लाख रुपए में बिकेगी या उससे ज़्यादा में बिकेगी? ऑब्वियस सी बात है कम में बिकेगी, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन हो गया है। इसके जो पार्ट्स थे, इंजन था और वो टायर वगैरह थोड़े से घिस गए होंगे या थोड़ी सी इसकी वैल्यू में कमी आई, क्योंकि नई चीज़ नहीं है। तो रिडक्शन इन वैल्यू आफ्टर द टाइम by the because of the use of this equipment or a machine is called a depreciation of the particular value। ठीक है, this is called a depreciation। ओके, अगर इसका यूज भी नहीं करे तो भी डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन जनरली हम इन टर्म से बोलेंगे, उसका यूज करने के बाद उसकी जो कॉस्ट में रिडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, यहाँ पर क्या यूज है डेप्रिसिएशन का, पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, उसका डेप्रिसिएशन कितना है, क्या उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। 1 साल बाद हमने ली उसको, मान लिया कोई इक्विपमेंट को 50 लाख रुपीज़ का लिया, 1 साल बाद क्या उसकी कीमत कितनी हो जा रही है? हम वही इक्विपमेंट लेंगे जिसकी कीमत कम से कम घटे। अगर हमने माना कि हमने 50 लाख रुपीज़ का इक्विपमेंट लिया, ओके, अब 1 साल बाद इसकी कॉस्ट हमारी 30 लाख रुपीज़ हो गई, और दूसरी जगह दूसरा इक्विपमेंट हमने उसी जैसा 50 लाख रुपीज़ का लिया, बट उसकी कॉस्ट 1 साल बाद 40 लाख रुपीज़ बची। तो ऑब्वियस ही बात है हम कौन सी लेंगे, किस में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है? डेप्रिसिएशन इसमें ज़्यादा है, 20 लाख रुपये का डेप्रिसिएशन, मतलब 20 लाख रुपीज़ इसमें 1 साल में कम हो गए, घिस गए, कमी हो गई, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बट इन दिस अनदर इक्विपमेंट द डेप्रिसिएशन विल बी 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपए होगी। तो हम किस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को परचेज करने की सोचेंगे, हम इस इक्विपमेंट को लेंगे, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन कम है, इसमें घिसाव कम है, इसकी वैल्यू बहुत कम घट रही है, बहुत धीमी रेट से कम हो रही है। ओके, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। नाउ अनदर थिंग इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर यूजेज। बिल्कुल सही है, ये आगे फ्यूचर यूज में इसका यूज है, फ्यूचर वर्क में इसका यूज है कि नहीं है, कि किसी प्रोजेक्ट, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में ही केवल यूज है, आगे कुछ यूज नहीं है, तो इसको भी देखना पड़ता है हमको। एंड अदर प्रोजेक्ट्स एंड द रीसेल वैल्यू, हम अगर इसको बेचना चाहे तो वो डेप्रिसिएशन लगा कितनी बिक रही है, तो वो भी देखना पड़ेगा। एंड सर्टेन पीरियड सेविंग्स वगैरह भी देखनी पड़ेगी। सेविंग्स मीन्स कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, उसमें बचत कितनी हो रही है, उसको हम प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, एंड द मेंटेनेंस एंड द फ्यूल कॉस्ट भी उसकी कितनी है। ओके, अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अब हम इक्विपमेंट के बारे में जान लिए, इक्विपमेंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट किस तरीके से होते हैं, और उसको सिलेक्शन करने के लिए, मतलब उसको चूज करने के लिए, उसको खरीदने के लिए, उसको अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर लगाने के लिए क्या क्या टर्म्स देखने होते हैं, वो भी देख लिया। नाउ कुछ टाइप्स देख लेते हैं हम इक्विपमेंट के, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट। बट ये जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके के बेस्ड है। पहला बेसिस है बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द इक्विपमेंट, वो क्या काम करता है। हर तरीके इक्विपमेंट हर तरीके काम नहीं कर सकता, कोई इक्विपमेंट एक्सकवेशन करेगा, कोई कंक्रीटिंग करेगा, एक इक्विपमेंट दोनों काम नहीं कर सकता। कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो 2-3 फंक्शन कर सकते हैं, मल्टी फंक्शंस बोलते हैं, बट वो हर तरीके काम नहीं कर सकते। तो बेस्ड ऑन द फंक्शन हमने इक्विपमेंट को डिवाइड किया। द सेकंड टाइप ऑफ द फंक्शन और सेकंड बेस्ड ऑफ द फंक्शन इज ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट। किस तरीके का ऑपरेशन किया जा रहा है? ऑपरेशन मीन्स कि वो मटेरियल पास कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसी चीज़ को ले जा रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन। एंड द फंक्शन इज कौन सा पर्टिकुलर वर्क कर रहा है। ओके, अंतर समझेंगे अभी। एंड थर्ड बेसिस इज द पर्पज ऑफ इक्विपमेंट, क्या पर्पज है हमारा। ओके, तीनों एक जैसे लगते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। द फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट बेसिस इज द फंक्शन ऑफ द इक्विपमेंट। ओके,
द इक्विपमेंट इज ए पावर यूनिट मीन्स जनरेटर वगैरह इसका यूज होता है, तो दिस इज कॉल्ड अ पावर यूनिट इक्विपमेंट। सेकंड इज ए प्राइम मूवर मीन्स फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग फॉर द एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए जो मूवर्स यूज किए जाते हैं वो। ट्रैक्टर्स एंड ट्रॉलीज, ओके, दिस इज ऑल्सो फॉर द मटेरियल हैंडलिंग यूनिट, जो मटेरियल को हैंडल करते हैं, मटेरियल को इधर उधर ले जाते हैं, मटेरियल को जैसे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं मटेरियल को इधर उधर ले जाते हैं और पास कराते हैं उसको। एंड नेक्स्ट अदर क्लासिफिकेशन इज ए मटेरियल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मटेरियल को प्रोसेस कराते हैं। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ द इक्विपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, ओके। नाउ द another type of the equipment is based on the operation, okay, what is the operation, वो किस काम के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज ए ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट विच इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेसरीज और मटेरियल, और सकता है हम कह सकते हैं वो एसेसरीज कह रहे हैं या फिर कोई और दूसरे इक्विपमेंट को ट्रांसफर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है उसको, जैसे ट्रक वगैरह और लोडिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो। सेकंड इज ए मटेरियल प्लेसिंग विच इज यूज फॉर द मटेरियल प्लेसिंग, जैसे हमारे पास एक मोटर होती है जिसमें कंक्रीट का पाइप लगा होता है, कंक्रीट एक जगह से प्लेस कराता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल को पहुंचा रहा है, प्लेस करा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ मटेरियल प्लेसिंग इक्विपमेंट। देन द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, जो प्रोसेस कराते हैं चीज़ों को। देन द मूविंग इक्विपमेंट, जो मूव कर सकते हैं, जिस पर भारी भरकम चीज़ें हम रख के आगे पीछे मूव करा सकते हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ the classification, the third basis of the classification of the equipment are the purpose of equipment, which kind of purpose which we will use for the equipment, ठीक है, हम किस पर्पज़ के लिए उस इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल पर्पज़ के लिए होता है, और पाइलिंग बेसिकली हम स्ट्रक्चर को अगर बोलें तो एक नॉर्मल टाइप का वर्क होता है, एक होता है अच्छे टाइप का वर्क जिसमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी जैसे हम पाइलिंग कर रहे हैं, ब्रिज वर्क कर रहे हैं, इस तरीके के वर्क जिसमें थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए उसको अलग तरीके से बदल देते हैं। और नॉर्मल टाइप ऑफ वर्क जो बहुत सारे होके आए हैं, एक्यूरेसी क्यों चाहिए, क्योंकि उस टाइप के वर्क को हमको एक्चुअली ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाना है, और वो टाइप के वर्क हमारे ज़्यादा नहीं बने हैं, लेकिन घर तो बहुत सारे बने हैं। तो नॉर्मल टाइप के वर्क के लिए जो बोल सकते हैं अर्थ वर्क, होस्टिंग एंड द कंक्रीटिंग एटसेट्रा। And we can say the special type of work is piling, coffer dam, tunnel boring etc. These types of equipments are the बोल सकते हैं अपन एक्सपर्टाइज जिसमें चाहिए उस टाइप के इक्विपमेंट, ठीक है। तो इन दो पर्पज़ के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। पहला ये बेसिकली ये वाले ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए, जो टनल को बोरिंग करते हैं, कॉफर डैम बनाते हैं, पाइलिंग में भी ड्रिलिंग करते हैं, देन पाइलिंग हम उसमें करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज एक्सपर्टाइज इक्विपमेंट्स, ओके। ये महंगे भी आते हैं, ऑब्वियस बात है, एक्सपर्टाइज चाहिए तो इसकी कॉस्ट हाइयर होगी, उसकी कॉस्ट एज कम्पेयर टू दिस इक्विपमेंट कम होगी, ओके। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑन देयर फंक्शंस, ऑन देयर इक्विपमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पजेज, ठीक है। तो ये हमने इक्विपमेंट के देखा कि इक्विपमेंट के टाइप क्या क्या हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। हम आप सिलेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ओके। दीज आर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट द सिलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो हम पर्टिकुलर साइट पे देखना होता है। हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन देखी थी, उसकी नॉर्मल टर्म देखे थे, तो हमने ये देखा था कि नॉर्मल टर्म देखे थे कि वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट किस लिए यूज़ कर सकते हैं, बट द मेजर फैक्टर विच इज़ यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट आर दिस, ओके। द फर्स्ट इज अ यूज ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। देखो, अब हम कोई नया इक्विपमेंट ले रहे हैं तो पहले देखना पड़ेगा कि उस इक्विपमेंट का यूज कितना है, ठीक है। यूज ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, उसका यूज कितना है, उसका यूज सिंगल पर्पज के लिए, मल्टीपर्पज के लिए, ठीक है। उसका यूज सिंगल पर्पज के है और मल्टीपर्पज के लिए है। क्या वो अपनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए है कि मल्टी एक्टिविटी के लिए है। सिंगल एक्टिविटी, ये बोल सकते हैं सिंगल पर्पज, सिंगल एक्टिविटी और मल्टी एक्टिविटी, ठीक है, ओके। अगर हमारा इक्विपमेंट सिंगल एक्टिविटी के लिए है और सिंगल पर्पज के लिए है, तो हम उसमें थोड़ा सा कम कॉस्ट वाला इक्विपमेंट देखेंगे क्योंकि उसका यूज कम है, ओके। बट इफ इक्विपमेंट आर यूजुअल इन मैनी अदर थिंग्स, अगर उसकी ज़रूरत हमें अलग अलग जगह पर है,
मल्टी प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकती है। हम एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे, तो उस प्रोजेक्ट में भी अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है और उसको क्या बोल सकते हैं, मल्टी एक्टिविटी के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम ज़्यादा कॉस्ट दे सकते हैं, क्योंकि उसकी यूजिबिलिटी ज़्यादा है, उसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत जगह यूज कर रहे हैं। ओके ओके, दिस इज द first thing we have to select for the selection of the equipment. Now the another thing is the availability of the equipment. Okay, ज़रूरी नहीं है कि वो इक्विपमेंट हमेशा अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो, उसको ले जा सकें कहीं भी, ठीक है। हमें उस इक्विपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको हम ले जा सकें, ऐसा ना हो कि एक जगह रख गया तो रखे रह गया, उसको यूज ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। उस इक्विपमेंट को हम एक जगह से मूव कर सके और हर जगह मिल सके। हम देखो, हम इक्विपमेंट को ओन करने में दो चीज़ें आती हैं, ओन कर सकते हैं यानी कि खरीद सकते हैं, या उसको हायर कर सकते हैं, हायर मीन्स किराए पे ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारी इक्विपमेंट के ओन में आती है, ये दोनों चीज़ें हम अपने कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, ठीक है। तो अगर ओन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सेकंड जो टर्म है वो रिलेटेड है हायर से मीन्स उसको किराए पे ले सकते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन में अगर उसको किराए पे लेना है तो हर जगह उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जो नॉर्मली मिल सके, ठीक है, यहाँ भी मिल सके, उसको किराए पे ले लिया, अपने काम में लगा दिया, वापस कर दिया। अगर नहीं मिलता है तो अपना लेके आना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें हम मानते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में, तो हायरिंग भी और ओन भी। इसीलिए सेकंड थिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, जो हर जगह मिल सके। नाउ द थर्ड थिंग इज विच इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इज अ यूज ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। बेसिकली स्टैंडर्ड करेंगे, लोकल नहीं करेंगे, उसको स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका कोई यूज हो सके, प्रोडक्टिविटी मिल सके। नाउ द कंट्री ऑफ ओरिजिन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडियन है कि बाहर का है। ओके, ना अदर थिंग इज ए फ्यूचर यूज ऑफ इक्विपमेंट। ओके, अब अगर हायर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर हम ओन करते हैं किसी भी इक्विपमेंट को तो हमें इस पॉइंट को देखना पड़ेगा, उसके फ्यूचर यूज क्या है, उसका क्या फ्यूचर यूज हम कर सकते हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते कि एक काम में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको हम जितने भी अपने आगे प्रोजेक्ट लेते हैं उस प्रोजेक्ट में हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं और कितना यूज होगा, उसी बेसिस पे हम इक्विपमेंट को लेंगे। हमने एक ऐसा इक्विपमेंट लिया जिसका केवल सिंगल पर्पज़ के लिए यूज होता है, वो रखा है, तो वो रखा डेप्रिसिएशन होता जा रहा है और उसकी कॉस्ट कमती जा रही है और हम उसको कुछ बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो बेकार है, उसको नहीं ले सकते हम इस तरीके के इक्विपमेंट को। ओके, now the another thing which is related to the choosing of the construction equipment is a requirement at a site condition। ठीक है, हर तरीके की साइट कंडीशन पे वो बेनिफिशियल, ऐसा ना हो कि बरसात में वो काम करना बंद कर जाए या ठंडक में वो जम जाए, ऐसा वो काम कर जाए। रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए उसकी और वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ओके, एंड सुटेबिलिटी ऑफ लेबर, जो लेबर्स हैं जो उससे काम करेंगे इक्विपमेंट से, वो उनको आसानी हो, वो उससे काम कर सकें, वो उनको दिक्कत ना हो, तो और ऑल्सो सुटेबिलिटी ऑफ द लेबर्स भी होनी चाहिए। ओके, दीज आर द टर्म्स विच इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ओके, ये मेजरली थी, इसके बारे में हमने एक करके समझा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड द ओनिंग ऑफ द इक्विपमेंट। नाउ ओनिंग मीन्स खरीदना या हायरिंग, दोनों चीज़ आ जाती है, इसमें हायरिंग भी आ जाता है। हायरिंग मीन्स उसको किराए पे लेके हम काम करा रहे हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं तो करने के लिए हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो उसको उसको ऑपरेट करेंगे, तो ऑपरेट में कुछ कॉस्ट लगेगी, और उसको अगर ओन कर रहे हैं या हायर कर रहे हैं, किराए पे भी ले रहे हैं, तो उसको किराए की कॉस्ट लगेगी। जो देगा वो एक पर्टिकुलर हिसाब से देगा कि आप एक दिन के ले रहे हो तो एक दिन का हमारा 1000 रुपये पर डे के हिसाब से हम चार्ज लेंगे। तो 1000 रुपये अगर वहाँ पर लग रही है तो हमारी कॉस्ट है ना वो, तो उससे 1000 रुपये अगर हम उसको दे रहे हैं तो 1000 के बदले 2-3 हज़ार जितने भी कमा सकें उससे निकाल सकें, तभी तो हमारी सेविंग्स होगी, वरना 1000 रुपये देने का क्या मतलब। तो वो देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड ओनिंग किस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या टर्म्स होने चाहिए बेसिकली, जिससे अगर हम जितना इनपुट दे रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट मिल सके। ओके, नाउ the first thing which is related to the cost of operation is the cost of purchasing of equipment is called the owning। okay, बिल्कुल सही बात है, उसको परचेज कर रहे हैं, और हायरिंग भी कह सकते हैं इधर। हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट इज अ कॉस्ट ऑफ ओनिंग ऑफ इक्विपमेंट विच इज कैन बी एडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल, उसको हम फ्यूल को भी कॉस्ट को ऐड करते हैं। ओके, इफ द इक्विपमेंट इज हायर्ड द कॉस्ट ऑफ ओनिंग इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर। ओके, बढ़िया बात है, हमने डे में माना या आवर में होता है,
ठीक है। तो आवर के बेसिस पे भी हम उसको हायर करते हैं। जैसे 500 रुपये पर आवर के हिसाब से लिया है, तो 500 रुपये पर आवर हम पर्टिकुलर इंसान को दे रहे हैं जिससे हमने इक्विपमेंट लिया है, तो हमको 500 से ज़्यादा 1000 रुपये तो उससे आने चाहिए, तो उस तरीके से सिलेक्शन होनी चाहिए। नाउ दिस ओके, दिस इज नॉट अ ऑपरेशन कॉस्ट। अब ये हायरिंग कॉस्ट होगी जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ अ फ्यूल ऐड कर दिया, बट दिस इज नॉट अ ऑपरेशन कॉस्ट। ऑपरेशन कॉस्ट अलग होती है। ऑपरेशन कॉस्ट उससे काम जो कर रहे हैं उसको जो पैसा देना पड़ रहा है उस काम को, जैसे कोई चलाएगा कोई लेबर तो उसको पैसे देना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस कुछ करना पड़ रहा है तो उसको पैसे देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। ओके okay, now the another thing which is related to the owning and operation cost of the equipment, it is factors which affect the owning and the operation cost of the equipment. These are the factor which will, हम देखेंगे इनको। ये फैक्टर्स हैं जो हम खरीदेंगे, किसी इक्विपमेंट को हायर करेंगे, उसके साथ काम करेंगे, तो ये फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं। इन फैक्टर में जो बेनिफिशियल फैक्टर होते हैं, जो सही फैक्टर्स होते हैं, उनको हम चूज करते हैं, और दो फैक्टर जो हमारे काम के नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर इज अ परचेजिंग और इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट विच कंसिस्ट, हम परचेजिंग मीन्स ओन कर रहे हैं, यहाँ पर ओन की बात, हम परचेजिंग की बात कर रहे हैं, ओन की बात क्यों करें, हम परचेजिंग की बात करेंगे। परचेजिंग और इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट विच कंसिस्ट द इक्विपमेंट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट। ओके, वेरी गुड। हम किसी को इक्विपमेंट को खरीद रहे हैं, तो हम अगर उसके साथ काम कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि उसको खरीदने में कितना पैसा लग रहा है। खरीदने के साथ साथ उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसकी लोडिंग अनलोडिंग। अगर हमारा इक्विपमेंट बहुत सस्ता है और हमें बहुत दूरी पे ले आना है, उस इक्विपमेंट से ज़्यादा उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया तो बेकार है वो इक्विपमेंट खरीदना। ओके, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को, ये कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट, इन सबको देखने के बाद जो फाइनल कॉस्ट निकल के आती है, हम इस पर डील करेंगे। क्या ये फाइनल कॉस्ट हमें बाद में निकल के आ पा रही है? क्या ये फाइनल कॉस्ट हमारे पास आ पा रही है? अगर नहीं है, अगर फाइनल कॉस्ट के पास हमें बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको नहीं परचेज करेंगे, तो हम लोकल मार्केट को ट्राई करेंगे उसको परचेज करने के लिए। ओके, नाउ द सेकंड थिंग विच इज रिलेटेड टू द ओनिंग एंड ऑपरेशन कॉस्ट, सर्विस अंडर विच इज यूज, वो किस पर्टिकुलर सर्विस में यूज किया जा सकता है। ओके, थर्ड थिंग इज नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर, उसकी लाइफ कितनी है, वो एक साल में कितने नंबर ऑफ आवर्स पे यूज़ हो सकता है। मींस कि हम आवर्स में बात कर रहे हैं, मींस कि 365 दिन होते हैं, 365/24, दिस इज आवर। तो इतने आवर्स में उसकी लाइफ कितनी है, वो कितने आवर काम कर सकता है। मशीन है, मशीन को लगातार करते रहोगे तो वो बोल जाएगी, मतलब वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम पर्टिकुलर आवर्स में डील करते हैं कि उसकी लाइफ इन आवर्स कितनी है, उसकी लाइफ आवर में कितनी है, उसकी लाइफ 1000 आवर्स है कि और कम है, ये हम देखते हैं और उसको यूज़ करते हैं। नाउ अगर ज़्यादा लाइफ होती है, ज़्यादा यूजेबिलिटी होती है, तो उसको ज़्यादा कॉस्ट होगी, उसको हायर करेंगे क्योंकि उसका ज़्यादा यूज़ हो सकता है। अनदर थिंग इज मेंटेनेंस एंड रिपेयर। वेरी गुड, मेंटेनेंस और रिपेयरमेंट में कितना खर्चा लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमने 2 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट खरीदा, उसका पर साल 50,000 से 1 लाख रुपए मेंटेनेंस ही लग रहा है, तो क्या मतलब है, बेकार है। लो मेंटेनेंस एंड रिपेयर वाला इक्विपमेंट लेंगे, लो मेंटेनेंस एंड रिपेयर वाला। एंड द डिमांड ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर द सर्विस लाइफ, उसकी उम्र, जैसे इक्विपमेंट की उम्र होती है कि ये 10 साल तक चलेगा, 10 साल के बाद ये बेकार हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, तो 10 साल बाद वो कितने पैसे में बेचा जा सकता है, तो वो डिमांड देखें। और कौन लोग उसकी डिमांड है, उसको लेते हैं लोग कि नहीं लेते हैं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है इसकी ओनिंग एंड ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। नाउ ओके, ओके, जो ओनिंग कॉस्ट थी और ऑपरेशन कॉस्ट थी, उसमें कुछ कॉस्ट्स होती हैं जिसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में बात कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट में ओनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है। पहला आता है कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन पढ़ चुके हैं कि उस मशीन की डेप्रिसिएशन कितना है। ऐसा नहीं है कि वो मशीन हमारा 2 लाख रुपये में ख़रीदा और हर साल उसमें
50,000 रुपये की कमी हो रही है तो ख़त्म वो 4 साल लीजिएगा, उसकी कितनी कम डेप्रिसिएशन हो वो हम देखनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन भी डिफर करता है। सेकंड थिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस अभी बताया हमने। थर्ड थिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा उसमें लगा रहे हैं, ज़्यादा लगाने के बाद उसमें इतना बेनिफिट ना हो पाए तो वो भी एक चीज़ होती है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, उतना हम नहीं कर पाते। नाउ अल्टीमेटली कॉस्ट एंड लुब्रिकेशन ऑयल, ये भी एक मेन टर्म है विच इज़ अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ ओनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट। ओके, तो आज की क्लास में बेसिकली हमने इक्विपमेंट के बारे में जाना, जो इक्विपमेंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट क्या होता है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, फंडामेंटल्स के बारे में और तरीके से जानेंगे कि वो होता क्यों, उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसको सिलेक्शन के लिए क्या क्या टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ द इक्विपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन and the basis of their operation as well as on the basis of their purpose of equipment at particular site। हमने क्लासिफिकेशन देखे, उसके बाद हमने उसकी सिलेक्शन और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की, हम उस किसी भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को सिलेक्ट करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे जिससे उसको हम सिलेक्ट कर सकें, उसको खरीद सकें। ओके, नाउ अदर थिंग हमने देखा कि उसकी अगर हम खरीदना है उसको या उसको ऑपरेशन करना, मतलब उसको काम करना है, उसके साथ काम करना है, ठीक है, उसको हायर करके उसके साथ काम करना है, तो उसको हायर करने के साथ काम करने में कितना खर्चा आ रहा है और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमको देखनी पड़ेंगी उसको पर्टिकुलर इक्विपमेंट को खरीदने या हायर और उसको ऑपरेशन कराने के साथ, मतलब इसको उसके साथ काम करने के लिए। ओके, तो दीज आर द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू द हायरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट। हमने कुछ और भी देखे। अब हमने देखा फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं विच इज रिलेटेड टू द हायरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट। उन फैक्टर के हिसाब से हम देखते हैं कि उस इक्विपमेंट की कितने टाइम तक वो चल सकता है, एक दिन में वो कितने घंटे वर्क कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि वो इक्विपमेंट, कुछ इक्विपमेंट होते हैं कि दिन में 12-12 घंटे वर्क कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। कुछ इक्विपमेंट होते हैं कि वो 2 या 3 घंटे ही काम करा सकते हैं, उसके बाद वो हीटअप हो जाते हैं तो उसको वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी कितने तरीके से वर्क कर सकते हैं। और देन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू चूज फॉर द ओनिंग एंड ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। नाउ द लास्ट थिंग इन दिस लेक्चर इज सम कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू द ओनिंग एंड ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। हमें कुछ कॉस्ट देखनी पड़ेगी, वो कॉस्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, इन्वेस्टमेंट, फ्यूल एंड लुब्रिकेशन ऑयल, दीज आर द ऑल रिलेटेड टू द इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।